संस्कृत जीरो सीरीज के छठे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है संधि, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो आइए आज हम अपने रथ को संधि की ओर मोड़ते हैं। और संधि से कम 2 से 3 प्रश्न हर साल परीक्षा में पूछे गए हैं। रिकॉर्ड तोड़ रहा है संधि का कि सबसे ज़्यादा परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। और विश्वास कीजिए दोस्तों, अगर आप यह पूरा वीडियो देख लेते हैं संधि का, तो संधि से एक क्वेश्चन भी बाहर जाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि जितने उदाहरण इसमें हमने लिए हैं वे सारे उदाहरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और यह भी हो सकता है कि उन्हीं उदाहरणों से 99% चांस है कि उन्हीं उदाहरणों से प्रश्न पूछे जाएं। आइए शुरू कर लेते हैं संधि चैप्टर। अगर हम बात करें संधि शुद्ध रूप में किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो संधि शुद्ध रूप में लिखने के लिए ये वाला जो हमने संधि लिखा है, यही संधि प्योर संस्कृत में एकदम शुद्ध है। इसके अलावा हमने जो दूसरी प्रकार से संधि लिखा है, इस संधि में भी ऐसा नहीं है कि कोई त्रुटि है। हालांकि शुद्ध रूप में अगर हम बात करें तो इसी वाले संधि को प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता हम इसी वाले संधि को देंगे। अगर हम बात करें कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यह बात करेंगे हम किस पर, अपने रथ को मोड़ेंगे और इतिहास की तरफ लेकर के चलेंगे, प्राचीन काल में लेकर चलेंगे। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि फलाना राजा और फलाना राजा दोनों राजाओं के बीच संधि हो गया, यानी कोई लड़ाई या कोई झगड़ा या कोई युद्ध हो रहा था, पर लेकिन युद्ध छोड़ करके और दोनों राजाओं ने आपस में संधि कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो राजा जो थे आपस में मेल कर लिए या योग कर लिए या समझौता कर लिए, है ना। तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, योग या समझौता। अगर हम बात करें संधि का विलोम क्या होता है, तो संधि का विलोम जो शब्द होता है वह होता है विग्रह। यानी संधि का विलोम होगा विग्रह होगा। अगर विग्रह विकल्प में न दिया हो तो दोस्तों विच्छेद विकल्प में दिया होगा। अगर विग्रह न दिया हो तो विच्छेद दिया होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर विग्रह दिया हो तो एक नंबर पर हम विग्रह को रखेंगे और दूसरे नंबर पर किसके रखेंगे, विच्छेद को रखेंगे। अगर दोनों प्रश्न दे दिया जाए कि विग्रह और विच्छेद, तो तब तो भैया हम केवल और केवल किसे मानेंगे, तब तो हम लोग विग्रह को ही संधि का विलोम मानेंगे। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें कि संधि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो बिल्कुल संधि जो शब्द है वह पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। अगर हम बात करें कि संधि शब्द का निर्माण किस प्रकार हुआ है, तो सम उपसर्ग पूर्वक धा इसमें लगा हुआ है, धातु यानी मूल है, और की जो हमारा लगा हुआ है, तो की इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। इस प्रकार संधि शब्द का निर्माण हुआ है। अगर हम बात करें, हिंदी में एक बहुत खास तरीके का प्रश्न आया था कि संधि में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा दोस्त, संधि में व्यंजन संधि है। संधि में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और अगर हम आगे बात करें कि संधि करने के लिए अनिवार्य तत्व क्या होता है, तो संधि करने के लिए अनिवार्य तत्व होता है संहिता। अब यह संहिता क्या है कि दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। दोस्त क्या कहलाता कि जब दो वर्ण आपस में इस प्रकार से निकट हो जाएं, बहुत ही अत्यंत निकट हो जाएं, तो उसे हम लोग संहिता के नाम से जानते हैं। अभी आगे जितने भी उदाहरण लेंगे उसमें सब में संहिता पर्याप्त मात्रा में हमें देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि संधि होती कहाँ है दोस्त, तो याद रखिए दो शब्द होते हैं। क्या, पहला शब्द होता है और प्लस क्या होता है, दूसरा शब्द होता है। पहला शब्द और दूसरा शब्द होता है, पहला शब्द और दूसरा शब्द। हमेशा जो संधि होगी पहले वाले शब्द के अंतिम में और दूसरे वाले शब्द के प्रथम वाले वर्ण में ही संधि का कार्य देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यह किस प्रकार से होगा, तो हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक उदाहरण लिया। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, कौन सा, कि उदाहरण है हमारा कवि प्लस इंद्र, है ना। हमने उदाहरण लिया कवि प्लस इंद्र। यहाँ से देखिए दोस्त, हमेशा जो संधि कार्य होगा पहले वाले वर्ण यानी पहले वाले शब्द के अंतिम वाले में और दूसरे वाले शब्द के प्रथम वाले में। तो पहले का अंतिम अगर हम तोड़ते हैं कवि को,
तो अंतिम वाला अगर टूटेगा तो कभी टूटेगा किस में, यह टूटेगा व में, और किस में टूटेगा, छोटी वाली ई में, है ना। और दोस्त ये जो प्लस है तो ये वाला प्लस हमने यहाँ लगाया, और दूसरे वाले वर्ड का, दूसरे वाले शब्द का जो प्रथम वाला वर्ड है यह है क्या, ई। अब देखिए दोस्त, यही ई और ई क्या करेंगे, आपस में होंगे और क्या करेंगे, बड़ी वाली ई बना लेंगे, यानी दीर्घ वाला ई बनाएंगे। तो संधि का कार्य जो होगा दोस्त, यह हमेशा कहाँ होगा, पहले शब्द के अंतिम वाले वर्ड में और दूसरे शब्द के प्रथम वाले वर्ड में। अगर हम बात करते हैं आगे संधि पर कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार से। यह मोस्ट और मोस्ट इसमें समझिए कि 3 स्टार लगा लीजिए। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अगर हम बात करें दोस्त कि संधि के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो संधि के 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा जो हमारा है दोस्त उसका नाम है विसर्ग संधि। अगर हम बात करें कि यह 3 प्रकार के ही संधि क्यों बने, 4 प्रकार क्यों नहीं बन गए, 5 प्रकार भी तो बन सकते थे, आखिर ये 3 ही प्रकार किस प्रकार से बने, यह बात करते हैं। तो दोस्त देखिएगा किस प्रकार से 3 ही प्रकार के संधि बने। अगर हम क्या करें, स्वर के साथ स्वर मिलाएं। जी हाँ दोस्त, कैसे यह मिलेगा, यह पहले शब्द का अंतिम वाला वर्ड स्वर होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वाला वर्ड भी क्या होगा, स्वर होगा। तो जब स्वर के साथ स्वर को मिलाएंगे तो स्वर संधि का निर्माण होगा। और जब हम क्या करेंगे कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन को मिलाएंगे तो व्यंजन संधि का निर्माण होगा दोस्त। किस प्रकार से होगा कि पहले शब्द का अंतिम वाला जो वर्ड होगा वह व्यंजन होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वाला वर्ड क्या होगा, स्वर होगा। या तो पहले शब्द का अंतिम वर्ड व्यंजन हो और दूसरे शब्द का प्रथम वाला वर्ड क्या हो, व्यंजन हो। और इस प्रकार से अगर हम संधि कार्य करते हैं तो इस संधि को व्यंजन संधि के नाम से जानेंगे। अगर हम बात करें विसर्ग संधि के बारे में, तो देखिए दोस्त, विसर्ग के बाद अगर स्वर से मेल खाता है तो भी विसर्ग संधि होगा, और विसर्ग के बाद अगर व्यंजन से मेल खाता है तो भी क्या होगा, विसर्ग संधि ही होगा। कुछ हमारे दोस्त होंगे जिन्हें यह कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्या विसर्ग के बाद हम विसर्ग नहीं लगा सकते हैं क्या, यानी कि विसर्ग के बाद विसर्ग क्यों नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से दोस्त स्वर के साथ स्वर आया तो स्वर संधि हुआ, और यहाँ व्यंजन के साथ यह ना व्यंजन के साथ स्वर आया या व्यंजन के साथ व्यंजन आया तो व्यंजन संधि हुआ। और जिस प्रकार से यहाँ विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन आया, विसर्ग के साथ व्यंजन आया तो विसर्ग संधि हुआ। इसी प्रकार से क्या विसर्ग के साथ दोस्त विसर्ग नहीं आ सकता क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि हमेशा हम बताए हैं कि यह जो बीच वाला यह जो प्लस दिखाई दे रहा है, यह प्लस कौन सा प्लस है, जो पहले शब्द के अंतिम वाले वर्ड को और दूसरे शब्द के प्रथम वाले वर्ड को जोड़ेगा, यह वही वाला प्लस है। तो अगर हम बात करें कि पहले शब्द का अंतिम वाला वर्ड जो है, यह बहुत वर्ड हमें मिल जाएगा, यानी बहुत प्रकार के ऐसे शब्द मिल जाएंगे जिसके पहले यानी जिसमें क्या होगा कि अंतिम में विसर्ग होगा। लेकिन पूरे संस्कृत व्याकरण शास्त्र की दुनिया में दोस्त ध्यान से सुनिए, पूरे संस्कृत व्याकरण की दुनिया में ही कोई ऐसा शब्द नहीं है जो विसर्ग से प्रारंभ होता हो, है ना। कोई ऐसा शब्द नहीं है जो विसर्ग से प्रारंभ होता हो। तो जब विसर्ग से कोई शब्द प्रारंभ ही नहीं होगा तो किस प्रकार से हम दोस्त विसर्ग के साथ विसर्ग को मिला सकते हैं, है ना। यानी विसर्ग के साथ विसर्ग को हम कभी भी मिला नहीं सकते हैं। क्यों नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि विसर्ग से क्या नहीं होता है, तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र की दुनिया में कोई भी शब्द विसर्ग से शुरू नहीं होता है। आइए अगर हम बात करें कि स्वर के साथ स्वर हमने मिलाया और स्वर संधि बनाया, तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय दोनों मिलकर बनेगा विद्यालय। अभी हम आगे इस पर पूरा फुल डिस्कशन करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हमने देखा कि व्यंजन के साथ अगर हम स्वर मिलाएंगे तो व्यंजन संधि होगा। जैसे वाक प्लस ईश तो शब्द बना हमारा वागीश, है ना, तो व्यंजन संधि है। ठीक इसी प्रकार से व्यंजन प्लस व्यंजन जो हम मिलाते हैं तो यह भी व्यंजन संधि बनता है। जैसे सत्य प्लस जन, यहाँ से देखिए यह व्यंजन है और यह ज भी व्यंजन है और ये दोनों मिलता है तो सज्जन शब्द बन रहा है। इसका मतलब सज्जन में भी कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। अगर हम बात करें विसर्ग की तरफ, तो
जैसे अगर हम बात करते हैं पहले शब्द का अंतिम वाला वर्ड क्या होना चाहिए, विसर्ग। तो देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ड है विसर्ग यानी कि नमः, यहाँ से विसर्ग लेंगे। और दूसरे शब्द का पहला वाला वर्ड क्या है, यह क्या है, व्यंजन है दोस्त। और इस प्रकार से दोनों में संधि का कार्य पूर्ण हुआ और इस प्रकार से शब्द बना नमस्करोति। ठीक इसी प्रकार से पहले शब्द का अंतिम वाला वर्ड क्या है, विसर्ग है, और दूसरे शब्द का प्रथम वाला वर्ड क्या है, अ है यानी कि स्वर है। तो विसर्ग और स्वर ये दोनों मिलाकर के क्या बन गए, तो यह विसर्ग संधि बन गया। हम दोस्त आगे बात करते हैं, आगे दोस्त अगर हम बात करें कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्त, अगर हम बात करें तो स्वर संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है हम बात करते हैं, है ना। वैसे तो मुख्य रूप से हमें 8 प्रकार को देखने को मिलेगा, लेकिन हम एक एक प्रकारों पर चर्चा करते हुए चलते हैं। पहली हमारी संधि है जिसका नाम है दीर्घ संधि, जिसका नाम क्या है, दीर्घ संधि। पहली संधि है हमारा दीर्घ संधि। यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि दीर्घ संधि जो है यह किस संधि का प्रकार है, तो यह स्वर संधि का प्रकार है, अथवा इसे दीर्घ स्वर संधि के नाम से भी जाना जा सकता है। दीर्घ स्वर संधि के लिए संस्कृत व्याकरण शास्त्र की दुनिया में एक परिभाषा है और वो परिभाषा है अकः सवर्णे दीर्घः। परिभाषा क्या है दोस्त, अकः सवर्णे दीर्घः। इसका तात्पर्य हुआ कि यदि अक प्रत्याहार के बाद, अब यह अक प्रत्याहार क्या है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रत्याहार पूरा एक टॉपिक ही बना करके छोड़े हुए हैं। इसी प्लेलिस्ट में प्रत्याहार टॉपिक देखने को मिलेगा। अगर आपने प्रत्याहार नहीं सीखा है तो वहाँ से सीख सकते हैं, फिर इस वाले वीडियो पर कूच कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अक प्रत्याहार के बाद अगर इसके सवर्णी आते हैं तो क्या होता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि अक प्रत्याहार के बाद अक प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो दीर्घ आदेश हो जाता है। अब ये आदेश क्या है, स्थानीय क्या है, इसके लिए थोड़ा सा बस इतना समझिए कि हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, जरा इस पर चर्चा करें। तो अक प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण होंगे कौन कौन से होंगे, यह दोस्त इस प्रकार से होंगे। जैसे पहला जो हमारा वर्ड होगा यह होगा अ, ई, उ, ड़, फिर से क्या होगा, री, लृ, क, है ना। इसी प्रकार से क्या था, हमारा शब्द बन रहा था। अब जरा हम बात करें कि हमें बनाना है यहाँ से अक एक प्रत्याहार बनाना है, तो अक प्रत्याहार में जरा दिमाग पर जोर डालिए दोस्त। हमने बताया था कि अ से शुरू होगा और क पर आकर के समाप्त हो जाएगा। तो अ से शुरू कर रहे हैं, क पर ला करके हम समाप्त कर दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और दिमाग पर जोर डालिए दोस्त। हमने कहा था कि जो इत संज्ञक वर्ण होंगे इनकी गिनती हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास अक प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं, 5 वर्ड। कौन कौन, अ, ई, उ, री और लृ। यही हमारे 5 वर्ड आ गए अक प्रत्याहार में। तो अगर हम बात करें दोस्त किस प्रकार से, तो अक प्रत्याहार में दोस्त अगर हम बात किए कि 5 हमारे वर्ड आए, तो जरा हम इधर गौर करें कि अक प्रत्याहार के बाद अगर अक प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ड आता है तो दोनों मिलाकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ या आ के बाद इसके अगर सवर्णी आएंगे, सवर्णी यहाँ दिया गया है ना, तो सवर्णी आएंगे। जैसे अ या आ के बाद इसके सवर्णी आएंगे अ या आ, तो दोनों मिलकर आ हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे दोस्त, यहाँ हम उदाहरण पे बात करते हैं। जैसे जैसे देखिए एक उदाहरण हमने यहाँ लिया कि विद्या प्लस आलय। पहले वाले शब्द का अंतिम वाले वर्ड में क्या है, मात्रा, आ की मात्रा है, और दूसरे वाले शब्द के प्रथम वाले वर्ड में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो यही दोनों आ की मात्रा मिलकर के क्या कर लेंगे, संधि करेंगे, और यह दीर्घ वाला आ क्या हो जाएगा, आ करके बैठ जाएगा। और इस प्रकार से हमारा शब्द बनेगा विद्या प्लस आलय बराबर क्या शब्द बनेगा, विद्यालय, है ना। ठीक इसी प्रकार से क्या हो सकता है, ई या ई के बाद अगर ई या ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ वाले ई हो जाएंगे। जैसे दोस्त अगर हम बात करें, जैसे यहाँ देखिए, जैसे हमने कहा कि वधु प्लस उत्सव, है ना, क्या हुआ, वधु प्लस उत्सव। यहाँ वधु में देखिए दीर्घ उ की मात्रा है और यहाँ उ में देखिए छोटी उ की मात्रा है।
और ये दोनों के दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ बना लेंगे। और शब्द जो बनेगा हमारा वह शब्द बनेगा वधूत्सव। क्या क्या बनेगा हमारा, तो यह बनेगा वधूत्सव। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम बात करें उ के साथ अगर उ मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, दीर्घ वाला उ हो जाएगा, है ना। ह्रस्व या दीर्घ कोई सा भी पहले शब्द का अंतिम वाला वर्ड चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, और दूसरे वाले वर्ड का प्रथम वाला चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, हमेशा जब ये दोनों मिलेंगे तो दीर्घ वाला उ ही बनाएंगे, यह याद रखिएगा दोस्त। अगर हम बात करें उ के बारे में तो यहाँ उदाहरण तो नहीं दिया गया है, लेकिन हम बात कर लेते हैं। जैसे एक यहाँ उदाहरण दिखाई दिया, गुरु प्लस उपदेश। शब्द क्या है, गुरु प्लस उपदेश, यानी पहले वाले शब्द का अंतिम वाला वर्ड है उ और दूसरे वाले शब्द का प्रथम वाला वर्ड है क्या, उ। और इस प्रकार गुरुपदेश में जब हम दोनों में संधि करेंगे तो यह बन जाएगा शब्द हमारा गु, और यह जो बनेगा दीर्घ वाला बनेगा गुरुपदेश, है ना। इस प्रकार से क्या होगा, हमारा एक नया शब्द बन करके तैयार हो जाएगा दोस्त। अगर हम बात करते हैं री और री में तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बार बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। यदि पहले वाले शब्द का अंतिम वाला दोनों में से कोई भी री हो और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ड है यह दोनों री में से कोई सा भी री हो तो दोनों मिलकर के यह दीर्घ वाला री बना लेंगे दोस्त। याद रखिएगा कि जो छोटा वाला री है वहाँ पर केवल और केवल एक बार इस प्रकार री की मात्रा है और दीर्घ वाले री में दो मात्रा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ से एक उदाहरण के बारे में बात करें तो पहले शब्द का अंतिम जो वर्ड होगा, यहाँ देखिए दोस्त री की मात्रा दिखाई दे रही है और यहाँ दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड भी री है। री और री दोनों मिलाकर के क्या बना लिए, तो दीर्घ वाला री बना लेते हैं और शब्द हमारा बनता है मातृडम। शब्द हमारा बना मातृ प्लस रीडम बराबर बना मातृडम। ऐसे ही शब्द हमारा होत्री प्लस रीकार दोनों मिलाकर शब्द बना होत्रीकार, है ना। और तीसरे शब्द पर चर्चा करें कि होत्री प्लस लीकार और हमारा शब्द क्या बना, होत्रीकार। अब याद रखिए दोस्त, चाहे होत्री प्लस रीकार रहे और या लीकार रहे, दोनों आकर के एक ही प्रकार के शब्द बनाएंगे। ऐसा क्यों होगा दोस्त, क्योंकि री में केवल री की मात्रा बच जाती है और वह जब मात्रा बच जाती है तो आकर के इसी वाले री पर मात्रा लग जाती है ना। तो आज के लिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। कल हम लोग स्वर संधि का पूरा टॉपिक पढ़ करके समाप्त कर देंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा, है ना। इसे सुपर फास्ट तरीके से इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि हमारे यूपी टेट का एग्ज़ाम होने में बहुत कम समय बाकी रह गया है और अगर हम पूरा विस्तार पूर्वक चलें तो 10 दिन तो लगेगा संधि पढ़ाने में ही, है ना। यूपी टेट एग्ज़ाम के बाद हम लोग बड़े अच्छे से बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से अपना पूरा क्लास शुरू करेंगे। तो आइए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।